नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने साहित्य के इतिहास के काल विभाजन एवं नामकरण के आधारों पर चर्चा की थी। आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रमुख इतिहासकारों द्वारा किए गए हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण को जानने का प्रयास करेंगे। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ जो है वो फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी के द्वारा लिखा गया और ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, जिसका नाम है हिस्toire de la littérature हिंदुई ए हिंदुस्तानी। इस इतिहास ग्रंथ का प्रथम भाग जो है वह 1839 में व द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस इतिहास ग्रंथ में गार्सा द तासी ने हिंदी व उर्दू के कवियों का कवि परिचय, साहित्यिक परिचय दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार में। और परंतु काल विभाजन का प्रयास जो है वो गार्सा द तासी के द्वारा नहीं किया गया, फिर भी प्रथम इतिहास ग्रंथ के रूप में ये उल्लेखनीय है। हिंदी साहित्य का दूसरा जो इतिहास ग्रंथ है वो शिव सिंह सेंगर जी के द्वारा शिव सिंह सरोज नाम से 1883 ईस्वी में लिखा गया। और इस इतिहास ग्रंथ में जो है हिंदी के लगभग 1000 कवियों का कवि साहित्यिक परिचय दिया गया है, लेकिन काल विभाजन का प्रयास शिव सिंह सेंगर जी के द्वारा भी नहीं किया गया। हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन एवं नामकरण का प्रथम प्रयास जो है वो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया। और जॉर्ज ग्रियर्सन का जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये इतिहास ग्रंथ जो है द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 में प्रकाशित हुआ। और इस इतिहास ग्रंथ में जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 अध्यायों में, जिनको कालखंड माना गया, 11 कालखंडों में विभक्त किया। अगर अध्यायों के नामकरण की अपन चर्चा करें तो इस इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहासों का जो अध्यायवार विभाजन किया गया है वो इस प्रकार है। चारण काल, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रिज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के परवर्ती कवि, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में हिंदुस्तान। जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किए गए उपयुक्त कालों के या अध्यायों के नामकरण व विभाजन पर अगर अपन चर्चा करें तो हम देखते हैं कि एक तो सबसे बड़ी खामी है कि अध्यायों या कालों की संख्या ही बहुत अधिक है, और जो कि साहित्य के इतिहास का सुव्यवस्थित अध्ययन करने की दृष्टि से सहज नहीं है। दूसरी जो खामी है वह ये कि काल विभाजन व नामकरण में एक रूपता का अभाव है। अध्यायों का जो नामकरण है वो किसी एक आधार पर नहीं किया गया है। किसी अध्याय का नाम जो है वो उस काल में रचित जो रासो काव्य है उसके रचयिताओं की जाति के आधार पर चारण काल रख दिया गया। किसी काल का नाम केवल एक कवि के आधार पर, जायसी की प्रेम कविता जैसे तुलसीदास। किसी काल को केवल मुगल दरबार कह दिया जो कि शासक वर्ग
का द्योतक है उससे किसी साहित्यिक प्रवृत्ति का बोध नहीं होता है। 18वीं शताब्दी कहने देने से या 15वीं या महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में हिंदुस्तान, कंपनी के शासनकाल में हिंदुस्तान, इन अध्यायों से भी किसी साहित्यिक प्रवृत्ति का द्योतन नहीं होता है। तो एक रूपता का अभाव है, साथ ही साहित्यिक प्रवृत्ति के बोध का अभाव है। इस कारण ये जो काल विभाजन व नामकरण है वह अवैज्ञानिक है, क्योंकि किसी एक निश्चित पद्धति पर का इसमें सहारा नहीं लिया गया है। फिर भी काल विभाजन का प्रथम प्रयास इस रूप में ये प्रशंसनीय है, सराहनीय है। हिंदी साहित्य में काल विभाजन व नामकरण का जो अगला प्रयास है वो मिश्र बंधुओं के द्वारा किया गया। और मिश्र बंधु जो त्रिबंधु मूर्ति थे, जिनके नाम सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र व गणेश बिहारी मिश्र थे, इन मिश्र बंधुओं के द्वारा जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया उसका नाम है मिश्र बंधु विनोद, जिसके प्रथम 3 भाग जो है 1913 में और चतुर्थ भाग जो है वो 1914 में प्रकाशित हुआ। इस इतिहास ग्रंथ में मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आरंभिक काल नाम से भेद किया और इसके 2 उपभेद करते हुए इसे पूर्व आरंभिक काल व उत्तरारंभिक काल इस नाम से विभक्त किया। पूर्वारंभिक काल की समय सीमा इन्होंने संवत 700 से 1343 विक्रमी तक मानी और उत्तरारंभिक काल की सीमा इन्होंने संवत 1344 से 1444 विक्रमी तक मानी। द्वितीय कालखंड को इन्होंने माध्यमिक काल नाम दिया और इसके भी 2 उपभेद करते हुए पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल नाम से 2 उपखंडों में विभक्त किया। और इनकी जो समय सीमा है, पूर्व माध्यमिक काल की समय सीमा इन्होंने संवत 1445 से 1566 विक्रमी तक मानी और प्रौढ़ माध्यमिक काल की समय सीमा संवत 1561 से 1680 विक्रमी तक मानी। तीसरे कालखंड को इन्होंने अलंकृत काल नाम दिया और इसके भी 2 भेद करते हुए पूर्व अलंकृत काल और उत्तरालंकृत काल नाम से विभक्त किया। और पूर्वालंकृत काल की समय सीमा संवत 1681 से 1790 विक्रमी और उत्तरालंकृत काल की समय सीमा संवत 1791 से 1889 विक्रमी तक मानी। इसके बाद वाले कालखंड को इन्होंने परिवर्तन काल नाम देते हुए इसकी समय सीमा जो है 1890 से 1925 विक्रमी तक मानी। और अगले कालखंड को इन्होंने वर्तमान काल नाम से भेद किया और इसकी समय सीमा 1926 विक्रमी से ग्रंथ रचना तक मानी जा सकती है। मिश्र बंधु द्वारा किए गए उपर्युक्त काल विभाजन पर अपन दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि ग्रियर्सन की तुलना में ये जो विभाजन है वह अधिक व्यवस्थित है और तर्कसंगत है, क्योंकि इसमें कालों की जो संख्या है वो ग्रियर्सन की आधी कर दी गई है, परंतु एक रूपता का जो अभाव है वह ग्रियर्सन की भांति मिश्र बंधुओं के काल विभाजन में भी दिखाई देता है। प्रथम 2 कालों का जो नामकरण है वह ऐतिहासिक कालक्रम या विकासवादिता के आधार पर किया गया है, जबकि
तृतीय कालखंड का नाम जो है वो साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर किया गया है। परंतु इस ग्रंथ की एक सबसे बड़ी जो खूबी है वह ये है कि इसमें लगभग 5000 कवियों का जीवन व साहित्यिक परिचय दिया है। वह परवर्ती इतिहासकारों के लिए कवियों के जीवन व साहित्यिक परिचय के लिए ये इतिहास ग्रंथ जो है आधारभूत ग्रंथ या स्रोत ग्रंथ के रूप में काम करता है। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में कवियों के कवि परिचय इस ग्रंथ से लिए हैं। यद्यपि मिश्र बंधु द्वारा किए गए इस काल विभाजन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि सारे रचना काल को केवल आदि मध्य पूर्व उत्तर इत्यादि कालखंडों में आँख मूंद कर बांट देना और ये भी नहीं देखना कि किस काल के भीतर क्या लिखा हुआ और क्या नहीं लिखा हुआ है, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। तो विद्यार्थियों, इस इतिहास ग्रंथ में हमने गारसा, दत्तासी, शिवसेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथों और जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं के द्वारा किए गए काल विभाजन व नामकरण को जाना। अगले वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अन्य इतिहासकारों द्वारा किए गए काल विभाजन व नामकरण पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।